of association, which also is to be known as MOA. This is what the abbreviation of Memorandum of Association, MOA, M for Memorandum of, A for Association, of a company defines the constitution and the scope of powers of the company. So, what do you exactly know about the term constitution? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आइन कानून बिल्कुल बिल्कुल कानून यानी कि लीगल लिमिटेशंस, राइट्स, ड्यूटीज, फॉर्मेलिटीज जो हैं उन्हें हम आइन कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक ऐसी चीज है जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी का आइन बताती है, यानी कि उसके लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताती हैं। स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी, पावर्स कितने हैं कंपनी के, वो क्या क्या कर सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, MOA इज द फाउंडेशन ऑन विच द कंपनी इज बिल्ट। क्योंकि वो आपका, जब भी कोई मुल्क बनता है तो सबसे पहले उसके ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले आइन बनता है, क्योंकि उस मुल्क का जो निज़ाम चलना होता है वो उस आइन के तहत चलना होता है। ऐसा होता है? यस मैम। तो इसीलिए जब कोई कंपनी फॉर्म होने जाती है तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइनल किया जाता है, क्योंकि उसके जो ऑपरेशंस, उसकी रनिंग, उसके जो लीगल फॉर्मेलिटीज, जो कुछ भी चलना होता है, वो उस मेमोरेंडम की बेसिस पे चीज़ें आगे बढ़नी होती हैं और प्रोसेस होनी होती हैं। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट फॉर जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड क्यों करवाती हैं कंपनीज? The memorandum of association of a company contains the object for which the company is formed. पर्पस क्या है? जिस मेन पर्पस के लिए कंपनी फॉर्म की गई है, वो पर्पस सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। It defines the scope of its operations and determine the boundaries it cannot cross. स्कोप बताती है, यानी कि हाइट बताती है कि कहाँ तक कंपनी के ऑपरेशंस जा सकते हैं, क्या क्या कर सकती है कंपनी। एंड आल्सो इट मेंशंस द बाउंड्रीज ऑफ द कंपनी, यानी कि लिमिटेशंस उसकी के क्या नहीं कर सकती है कंपनी। तो ये जो है वो सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। ठीक है। एनी पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कोई भी पर्सन, लेट सपोज के कोई शेयर होल्डर बनना चाह रहा है कंपनी का बाय परचेजिंग इट्स शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो वो पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को स्टडी करेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, बाउंड्रीज, स्कोप ऑफ द कंपनी। क्योंकि कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना पड़ता है इन ऑर्डर टू एनालाइज द रिस्क्स एसोसिएटेड विद दैट। तो जो भी इंडिविजुअल किसी भी कैपेसिटी में कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो पहले MOA स्टडी करेगा। Then it contains details about the powers and rights of the company. कंपनी के पास क्या क्या अथॉरिटीज हैं, क्या कुछ वो कर सकती है, और क्या लिमिटेशंस हैं, लीगल लिमिटेशंस हैं, वो भी मेंशन होती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। Okay, content of discuss that no more unlimited companies exist in Pakistan. ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी अब कोई नहीं, जो भी कंपनीज हैं वो लिमिटेड ही हैं, यानी कि जितनी भी कंपनीज हैं उनके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही है। ठीक है, लिमिटेड अप टू व्हाट एक्सटेंट? जी
स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, लिमिटेड जब कह रहे हैं कि लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड है, तो लिमिटेड किस हद तक लिमिटेड है, किस कैपेसिटी में लिमिटेड है? मैम कि जब कोई भी जी प्लीज। जब कोई भी कंपनी खत्म होने जा रही हो या किसी कंपनी को नुकसान हो जाता है, तो उसके जो शेयर होल्डर हैं उनकी जो लायबिलिटी लिमिटेड है। तो अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो शेयर्स के ऊपर जितनी लायबिलिटी लीगली होगी वो इतनी। सॉरी, शेयर्स के ऊपर आपकी आवाज कट गई। शेयर्स के ऊपर जितनी लायबिलिटी का जिम्मा उन्होंने लिया है वो पे करेंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास आर लाइंग विद दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर, देन he is only responsible for the amount of that shares. यस मैम। जितने के शेयर्स उससे परचेज किए हुए हैं, वो सिर्फ उतने ही अमाउंट की लायबिलिटी पे ऑफ करने का भी जिम्मेदार है। जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, उससे ज्यादा से उसका कंसर्न नहीं है, वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उस पोर्शन तक लायबल है पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लिमिटेड इज ऑल अबाउट। अब ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको लफ्ज लिमिटेड लगाना है अपने नाम के साथ, जैसे XYZ लिमिटेड, आखिर में लिमिटेड। और आपने देखा भी होगा कि LTD शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, LTD कंपनीज के नाम के साथ, देखा है कभी? यस मैम। तो वो LTD बेसिकली लिमिटेड होता है, मींस के उस पर्टिकुलर जो आप देख रहे होते हैं उस कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। Okay, for a private limited company, the name of the company must have the word private limited company as the last word. यानी कि पहला नाम जो भी हो, जैसे कि खान कॉर्पोरेशन या ABC या यू नेम इट, कुछ भी नाम हो सकता है, तो उस नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लाजमी लगे, ताकि अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड किस तरह से लिखा होता है? PVT.LTD, देखा है इस तरह? PVT stands for private और LTD for limited। तो PVT.LTD का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि वो कंपनी लिमिटेड भी है और प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। क्लियर? सो जो पहला क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, वो नेम क्लॉज है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ नाम होता है कंपनी का, और नाम लिखने के तरीक़ेकार ये है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो आप LTD जरूर लगाएंगे नाम के आखिर में, अगर प्राइवेट कंपनी है तो PVT.LTD लगाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यस मैम। ठीक है, अब नेम क्लॉज के बाद आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी कि at the time when you are working upon your memorandum of association, means you have not formally started your business yet. अभी हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और हमने अपना बिजनेस जो है वो फॉर्मली बाकायदा तौर पे स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो एड्रेस है हमारा, वो यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए कि हमारा जो हेड ऑफिस होगा, जो सेंट्रल ऑफिस होगा, उसका एड्रेस क्या है, वो दुनिया के किस शहर के, किस मुल्क के किस शहर में होगा, कहाँ पे होगा, वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जैक्टली हमने मेंशन करनी होती है। It must specify the state or city in which the registered office of the company will be situated. Look, it's saying will be situated because the business has not started yet. ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा ऑफिस यहाँ पे है, हम कह रहे हैं हमारा ऑफिस यहाँ पे होगा, क्योंकि हम स्टार्ट जब करेंगे, जब इन सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा SECP की तरफ से, तो फिर हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, और उस सारे प्रोसीजर के लिए ही हम ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव ऑब्जेक्ट क्लॉज। अच्छा, ये क्या हो सकता है?
What do we mean by object? Yes, वहाँ beta. पे कंपनी अपना रजिस्टर करवाने के लिए कोई भी अपना नाम देती है, फिर वो जो रजिस्टर्ड ऑफिस वाले हैं जो वो जांच पड़ताल करते हैं कि इस सेम नेम की और कोई कंपनी तो नहीं है। फिर अगर कोई ना हो तो फिर उनको reject करते हैं। अगर सेम नेम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड ऑलरेडी है कंपनी का नेम चेंज करेगा। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। लेकिन इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये मैकेनिज्म क्या है, इसको कॉपीराइट कहते हैं। यानी कि जो ऑलरेडी उसी नाम से रजिस्टर्ड है, उस पर्टिकुलर नाम का कॉपीराइट उस कंपनी के पास है। नाम भी होता है और कंपनी का होता है जो रजिस्टर्ड होता है, जिसका कॉपीराइट होता है। दूसरा जो है वो लोगो होता है या डिजाइन होता है जो कंपनी के नाम से एसोसिएटेड होता है। जैसे आपके यूनिवर्सिटी का लोगो है, हर ब्रांड का लोगो होता है। जैसे टोयोटा कंपनी का अपना एक लोगो है, जे डॉट का अपना एक लोगो है, जे लिखा होता है, हल्का सा डॉट लगा होता है। ये सब लोगोज हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं। यानी एसईसीपी के थोड़ा 2-4 स्लाइड्स के बाद हम एसईसीपी को भी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या है। तो हम उस ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाते हैं अपना नाम, अपना लोगो और अपने जितने भी जो है वो कॉपीराइट्स होते हैं। और कॉपीराइट का मकसद ये है कि द थिंग व्हिच हैज बीन रजिस्टर्ड विद आवर नेम कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर कंपनी. If anybody will try to use our name, our logo, or anything, image or anything, then that will be a crime and they will be treated accordingly by SECP, Security Exchange Commission Pakistan. सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान बेसिकली ऑफिस है जो कि रजिस्टर्ड करता है या लाइसेंस इशू करता है कंपनीज को। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनीज फॉर्मेशन से पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस और बाकी सारी ये चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेशन ये फॉर्म करती हैं और प्रोसेस करती हैं अंडर सर्टेन लीगल प्रोसेस और फॉर्मेलिटीज, तो वो सब SECP के पास करती हैं। यही वो ऑफिस है जो इस सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है और फिर एट दी एंड उन्हें रजिस्टर्ड कर देता है और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू कर देता है। यानी कि यू आर नाउ इन द पोजीशन टू कमेंस टू स्टार्ट योर बिजनेस फॉर्मली। उस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही कंपनीज अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। कमेंसमेंट का मतलब है टू गेट स्टार्ट, शुरू करना। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट है, दैट इज बेसिकली द लाइसेंस और लीगल परमिशन बाय SECP टू द कंपनीज टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस फॉर्मली। तो ऑब्जेक्ट क्लास ये है कि इट मस्ट स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट्स फॉर व्हिच द कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है जिनके लिए कंपनी फॉर्म हो रही है। फर्दर, इफ अ कंपनी चेंजेस इट्स एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट reflected in its name, यानी कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन आप किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर या एक पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर या एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन, आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और आपने वही अपने डॉक्यूमेंट में लिखा। लेकिन आगे जाके कुछ अरसे के बाद आप जो है वो अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं और आप कुछ और भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कुछ और प्रोसेस भी ऐड कर रहे हैं। तो वो करने से पहले आपको अपना MOU मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि वो चेंज आपको उसके अंदर मेंशन करवानी पड़ेगी और उसके लिए अलग एक लीगल प्रोसीजर है। If a company changes its activities which are not reflected in its name, then it can change its name within 6 months of changing its activities. तो ये changes
को रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास 6 मंथ्स का टाइम होता है। 6 महीने के अंदर आप उन चेंजेस को अपने नाम में और अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट बनवा सकते हैं। The company must comply with all name change provisions. ठीक है। यस मैम। फॉर्मेशन के वक्त आपने जो जो चीज़ें मेंशन की थी, जो प्रोसेस अपने नाम के साथ लगाए थे, वो उनमें अगर आप कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं या कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो विद इन 6 मंथ्स आपको जो है वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐड करवाना है। ओके। A company isn't legally allowed in doing any type of business outside what's stated within the clause. The object clause in memorandum of association should contain, यानी कि कुछ चीजें prohibited हैं, वो आपका बिजनेस का पार्ट नहीं होनी चाहिए। यानी your business should not contain any illegal process, nothing illegal should be the part of your business, nothing that is against the rule of law of state, and then nothing that is against public interest. Okay, illegal like something that has been prohibited by either state or by religion. कह रहे हैं कि नथिंग दैट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून है मुल्क का, स्टेट का, उसकी तरफ से अगर किसी चीज को प्रोहिबिटेड करार दे दिया गया है या उसको मना किया गया है, प्रोहिबिटेड मींस ममनून करार दे दिया गया है कि दैट शुडंट बी डन विद इन द स्टेट, विद इन द परमिसेस ऑफ स्टेट, तो ऐसी किसी एक्टिविटी को आप अपने बिजनेस का पार्ट नहीं बना सकते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले आपने मे बी आपकी नॉलेज में ये चीज़ें आई हों कि यहाँ पे बहुत हो रहा था कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे हराम मीट प्रोवाइड किया जा रहा था। यस मैम। तो जहाँ जहाँ ऐसे केसेस सामने आते जा रहे थे जैसे जैसे, तो उनको फिर लीगली परसू किया जाता था और उनके जो ऑनर्स थे उनको वो अरेस्ट हो जाते थे और फिर ये सब कुछ। तो ये अरेस्ट और ये सारा प्रोसेस होता है इसलिए था क्योंकि वो एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, वो एक ऐसा काम कर रहे थे अपने बिजनेस के अंदर, उन्होंने ऐसी चीज को शामिल किया हुआ था दैट हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट। वो एक इलीगल काम कर रहे थे, एक ऐसा काम कर रहे थे जो कि रूल ऑफ स्टेट से बाहर है। अब वो हराम मीट दुनिया के बाकी ममालिक में तो हराम नहीं है और वहाँ पे वो इलीगल भी नहीं है, लेकिन हमारे पर्टिकुलर हमारे जो स्टेट है वहाँ पे ये चीज मना थी, इसलिए यहाँ के बिजनेसमैन उसको नहीं कर सकते हैं, वो इलीगल है। अच्छा, सेकंड है कि ये भी उसकी एक एग्जांपल हो सकती है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे हैं अपने नेम में, अपने ऑब्जेक्ट में, अपने एक्टिविटीज में कुछ नया शामिल करना चाह रहे हैं जो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन आपने नहीं किया, यानी कुछ भी तब्दीली कराना चाह रहे हैं आप अपने मेमोरेंडम में, ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो यह है कि अगर कोई कंपनी विदाउट मेंशनिंग, विदाउट अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर वो अपना प्रोफाइल बढ़ा रही है तो दैट वुड आल्सो बी कंसीडर्ड एज इलीगल बाय एसीसीपी। यानी कि पहले एक कंपनी है, अज्यूम कर लेते हैं Are we connected? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yeah, thank you. मुझे ऐसे फील हुआ जैसे क्योंकि 40 मिनट्स हो गए थे तो आई थॉट कि शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो जैसे वो अपना प्रोफाइल रिच करती हैं विदाउट मेंशनिंग इट इन प्रोफाइल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लाइक एक बिजनेस, एक कंपनी स्टार्ट हुई थी जो फॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ लेट्स सपोज के सिर्फ गारमेंट्स बना रही थी। उसके बाद उन्होंने
कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर दी। तो और उस चीज को उन्होंने मेमोरेंडम में मेंशन नहीं किया, यानी कि दे डिडंट they didn't alter their memorandum of association and didn't inform to their state. उन्होंने अपनी स्टेट को इस चीज से अनअवेयर रखा कि उन्होंने अपना प्रोफाइल बढ़ाया है, या वो पहले एक प्रोडक्ट बना रहे थे अब 2 बना रहे हैं, या कुछ और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी तरह से उन्होंने अपना प्रोफाइल बढ़ाया है, तो वो चीज भी इलीगल होगी और उस पर भी एक्शन ले लिया जाएगा। रिसेंटली ही एससीसीपी ने 6-7 कंपनीज को बंद किया था और वो यही काम कर रही थी कि उन्होंने जो उनकी जो रजिस्ट्रेशन हुई थी वो किसी एक उसके साथ हुई थी, प्रोसेस के साथ हुई थी, तो वो ये काम करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में अपने काम बढ़ा लिए और उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं किया। तो उसके बाद जब वो चीज़ डिस्क्लोज हुई तो एसीसीपी ने क्लोज कर दिया उन कंपनीज को, तो ये भी इलीगल एक्टिविटीज में आ जाता है। देन नथिंग दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं जो कि आपके लोगों के मफादात के खिलाफ हो, यानी कि उनके इंटरेस्ट में ना हो। लाइक समथिंग अनहेल्दी और अनहाइजेनिक, जो कि किसी भी तरह से लोगों के लाइफ के लिए रिस्क हो, उनकी हेल्थ के लिए रिस्क हो, तो ऐसी किसी एक्टिविटी में भी अगर कोई बिजनेस इन्वॉल्व होता है तो दैट वुड आल्सो कंसीडर्ड एज एन इलीगल एक्टिविटी। गॉट इट? गॉट इट बेटा? क्लियर अप टू दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, तो Yeah. ये कुछ सर्टेन कंडीशंस थी जो कि आर नेसेसरी टू बी फॉलोड बाय द कंपनीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। उन्होंने मेक श्योर करना है कि वो किसी भी तरह से किसी प्रोहिबिटेड, किसी इलीगल या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो, या किसी भी तरह से स्टेट के इंटरेस्ट में ना हो, या कोई ऐसी चीज ना हो जो स्टेट ने मना की हुई है या रिलीजन ने मना की हुई है। तो इन चीजों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, देन लायबिलिटी क्लॉज, that is very simple and have been multiple times discussed by us. This clause explains the liability of every member of company, every individual shareholder की liability को यहाँ पे किया जाता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है जब हम कह रहे हैं कि अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जिसके अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हैं, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सो इन दैट कंडीशन इज दैट पॉसिबल to mention each and every shareholder's liability in liability clause? तो नामुमकिन है मैम। तो उसके लिए फिर आगे पढ़ें। हाँ, देखें आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा रीड आउट कीजिए। For a limited by share company, the liability of every member will be more, will not more than each share's face value. For a limited by guarantee company, the clause defines the liability of every individual stockholder. Okay, this is what exactly we have discussed. For a limited by share company, limited by share company के अंदर हम discuss कर चुके हैं कि the liability of every member will not be more than each share's face value, यानी कि जितनी की उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी के अंदर, जितने अमाउंट के शेयर्स उसने परचेज किए हुए हैं, उसकी लायबिलिटी विल बी एसोसिएटेड विथ दैट अमाउंट ओनली एंड ही वोंट बी लायबल फॉर एनी अदर अमाउंट लाइंग टू द कंपनी। ठीक है, जितने की उसने इन्वेस्टमेंट की है, जितने के उसने शेयर्स परचेज किए हुए हैं, लेट्स सपोज कि किसी ने 50,000 पीकेआर के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो उसकी लायबिलिटी भी उतने की ही होगी।
उसका कोई कंसर्न नहीं कि उससे ज्यादा कंपनी कितनी लायबल है और इंडेटेड है, उससे उस शेयर होल्डर का कोई कंसर्न नहीं होगा। वो अपनी जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उससे कंसर्न होगा। इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ लिमिटेड बाय शेयर कंपनी, जो लिमिटेड बाय मैम, शेयर होगी। जी जो शेयर होल्डर होता है, जो शेयर खरीदता है, उसके ऊपर लायबिलिटी क्यों लागू होती है? उसका रीजन बेटा, क्या है? बेटा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं, कंपनी को भूल जी जाएं। आप सिंपली सोचें कि आपने पर्सनली अपना कोई सोल ट्रेडिंगशिप स्टार्ट किया है, ठीक है। जी अकाउंटिंग के बेसिक जो 5 पिलर्स होते हैं, उनमें एसेट्स होता है, कैपिटल होता है, लायबिलिटी होती है। मेजर ये 3 जी चीजें होती हैं, ठीक है। यानी कि यस आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज कैपिटल, ठीक है। एसेट्स यस आपके बिजनेस के जो वैल्यूएबल्स होते हैं वो, और लायबिलिटी वो जो आपने किसी से कर्जा लिया होता है, उधार नहीं। ठीक है, ठीक है। और अकाउंटिंग में ही आपने ये रूल भी पढ़ा होगा कि व्हेन एवर एनी बिजनेस इज गोइंग टू वाइंड अप, लिक्विडेट होने जब जाता है, तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि वी आर सपोज टू पे द लायबिलिटीज ऑफ, इज इट सो? यस सबसे पहले यस मैम। हमने जिन लोगों से उधार लिया होता है, सबसे पहले एसेट्स बेच के उनका पैसा हम चुकाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बचता है या क्या होता है। अगर लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद बच गए पैसे, तो वो हम अगर सोल ट्रेडर हैं तो खुद रखेंगे। अगर पार्टनरशिप है तो जो बच जाता है वो हम फिर या तो इक्वली या फिर जो रेशो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ उस रेशो के साथ वो रिमेनिंग अमाउंट हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेम विल हैपन इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, वाइंड अप होती है, तो इसी तरह से जो क्रेडिटर्स के क्लेम हैं, यानी कि जिन लोगों से कंपनी ने उधार लिया हुआ है, उनके क्लेम्स तो यहाँ पर भी है ना, तो वो सब पे या कौन करेगा? शेयर होल्डर करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर एक्चुअली द इन्वेस्टर्स ओवर देयर। जैसे हमने सोल ट्रेडिंग में बात की कि जो इंडिविजुअल है, यानी कि आपने खुद